गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण की 93 सीटों पर मतदान कल। निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 8 दिसंबर को होगी मतगणना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दूसरे चरण में मतदान के लिए पहुंचे गांधीनगर। साबरमती विधानसभा क्षेत्र में डालेंगे वोट। प्रदेश कार्यालय में भाजपा नेताओं के साथ की बैठक। मां हीराबेन से मिलकर लिया आशीर्वाद। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड के लिए मतदान खत्म। 1349 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में हुई कैद। कुल मिलाकर 50.47% मतदान। बुधवार को होगी मतगणना। उदयपुर में G20 शेरपा की पहली बैठक। मौजूदा समय की बड़ी चुनौतियों समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चा। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने में मिलेगी मदद। भारत के सांस्कृतिक धरोहरों से रूबरू होंगे मेहमान। इक्यावनवें नौसेना दिवस पर विशाखापट्टनम में भव्य समारोह। राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। राष्ट्रपति ने कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर भी समारोह। नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में देशव्यापी प्रदर्शनों के आगे झुकी ईरान की सरकार। हिजाब को लेकर दशकों पुराने कानून में हो सकता है बदलाव। मोरालिटी पुलिस की इकाइयां भंग। 22 वर्षीय महसा की हिरासत में मौत के बाद से पूरे देश में हो रहा है भारी प्रदर्शन। और खेल की खबरों में बांग्लादेश के मीरपुर में हुए एक रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत को 1 विकेट से दी शिकस्त। बांग्लादेश के सामने 187 रन का था लक्ष्य। एक दिवसीय 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से पीछे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात गुजरात विधानसभा चुनाव के मतदान की, जहां पर कल दूसरे दौर का मतदान होगा और दूसरे चरण में 93 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इस दौर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और कांग्रेस के जिग्नेश मेवाणी की किस्मत का फैसला होगा। चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और गुजरात के लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की है। गुजरात विधानसभा चुनाव की दूसरे और अंतिम चरण में 93 सीटों के लिए सोमवार को मतदान होगा। वोटिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सत्ताधारी भाजपा 27 साल के शासन को पारदर्शी व्यवस्था, अंत्योदय और बेहतर कानून और दूसरे मुद्दों के जरिए एक बार फिर से वापसी की उम्मीद लगाए है। वही कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही है कि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए। दोनों दलों की सीधी टक्कर के बीच राज्य की राजनीति में नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी भी दम ठोक रही है। यानी चुनावी मैदान में 3 राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपने अपने ढंग से रिझाने का प्रयास किया है। अब बारी मतदाताओं की है। राज्य के 14 जिलों की इन सीटों पर मतदाता सोमवार को एक बार फिर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। इस वक्त हम बनासकांडा के पालनपुर के एक ईवीएम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो रही हैं। ईवीएम उन्हें दे दिया गया है और इससे संबंधित जो आवश्यक ट्रेनिंग है वो भी इन्हें दी गई है। तमाम तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। सारी तैयारियां चुनाव तंत्र की ओर से संपूर्ण कर ली गई है। बनासकांठा जिले में 2613 जितने बूथ हैं। करीबन 20,000 से ज्यादा हमारे पोलिंग पर्सोनल और पुलिस पर्सोनल इस संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी स्वरूप से और शांतिपूर्ण तरीके से इसको पूर्ण किया जाए, इसके लिए कार्यरत है। 93 सीटों के लिए कुल 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 69 महिलाएं भी हैं। इनमें से 13 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटें हैं और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अहमदाबाद में 21 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की घाट लोडिया सीट भी शामिल है।
पटेल का मुकाबला विपक्षी कांग्रेस के उम्मीदवार अम्मी याज्ञिक से माना जा रहा है। इसके अलावा अहमदाबाद की ही विरमगाम की सीट पर भाजपा उम्मीदवार हार्दिक पटेल का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार लाखाभाई भारवाड़ से है। अहमदाबाद के 21 विधानसभा क्षेत्र के 5,999 बूथ पर सुचारू रूप से मतदान संभव हो सके, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। जगह जगह पर जिलाधिकारी की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है कि आपका एक वोट कीमती है, इसे आपको भूलना नहीं है। अहमदाबाद शहर की 10,000 से ज्यादा अपना मैन पावर, उसके साथ 6,000 जितने होमगार्ड, सेंट्रल फोर्सेस के 112 कंपनीज यहाँ अलॉट की गई है। उसके साथ में SRPs की 15 कंपनी स्टेट आर्म। वहीं वडगाम से कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी चुनावी मैदान में हैं और मुकाबले में भाजपा के मनीलाल वाघेला हैं। वडोदरा शहर से भाजपा की मनीषा वकील का मुकाबला कांग्रेस के गुणवंतरी परमार से है। गांधीनगर दक्षिण सीट से भाजपा के अल्पेश ठाकुर भी चुनावी मैदान में हैं। इस वक्त है गांधीनगर में, जहां पर कि ईवीएम और वीवीपैट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे तमाम जो मतदान कर्मी हैं वो अपने अपने ईवीएम वीवीपैट का मिलान कर रहे हैं। जो उनके कागज दिए गए हैं उसका जो चालान है उसको वो अपने उसका जांच परख कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर भी चुनाव आयोग की ओर से काफी पुख्ता व्यवस्था की गई है। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ जो दिव्यांगजन है या फिर बुजुर्ग है उन लोगों के लिए खास व्यवस्था की गई है। वहीं गोधरा, धोलका और मानसा सीटों पर भी नजर होगी। बीते विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर जीत का अंतर 500 मतों के आसपास था। साल 2017 के विधानसभा में भाजपा को 51 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 39 और निर्दलीयों ने कुल 3 सीटों पर बाजी मारी थी। राज्य विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं, जिनमें से 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान हो चुका है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। रमा त्यागी, नीरज सिंह, चंद्रशेखर और अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो पूरी तैयारी है और गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारी को लेकर ही हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने अहमदाबाद के DCP BU जडेजा से बातचीत की। इस बार चुनाव सही तरीके से हो, इसमें किसी प्रकार की कोई खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा कौन कौन सी तैयारियां की गई हैं? इलेक्शन कमीशन की जो डिप्लॉयमेंट का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से स्केल डिफाइन किया जाता है। तो आज यहाँ पर जो एलिस ब्रिज कंस्टिट्यूंसी है उसका EVM का डिस्पैचिंग सेंटर है। तो डिस्पैचिंग सेंटर से जो पोलिंग स्टाफ रवाना होंगे उनके साथ जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से हर एक बस रूट के साथ CAPF और आर्म पुलिस डिप्लॉय की जाती है, जो EVM गार्ड का काम करेंगे। तो हर एक पोलिंग स्टाफ को अपने अपने पोलिंग स्टाफ तक, पोलिंग स्टेशन तक छोड़ के ये स्टाफ है उनके साथ रहेंगे। बाकी जो बूथ बिल्डिंग के ऊपर डिप्लॉयमेंट है वो अलग से होता है, तो वो भी पुलिस CAPF का डिप्लॉयमेंट है और डायरेक्ट पोलिंग स्टेशन पे हो जाएगा। और वैसे ही रिटर्न में भी पोलिंग पार्टी को गार्ड करते हुए यही स्टाफ है वो वापस लेके आएगा। इसके अलावा हर एक पुलिस स्टेशन में QRT रहेगी, सुपरवाइजरी अधिकारी के साथ अपनी अपनी स्ट्राइकिंग फोर्स रहेगी। तो इस तरह से पोलिंग के दिन और पोलिंग के अगले दिन पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो एज पर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से किया गया है। और यहाँ पीसफुली अच्छे तरीके से पोलिंग प्रोसेस जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। तो कितना पुलिस पर्सनल होंगे, कितने अर्धसैनिक बल कुछ होंगे? एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन की बात, कंस्टिट्यूंसी की बात की जाए तो यहाँ 19 रूट है जिसके द्वारा हर एक पोलिंग पार्टी जो है वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे जाएगी। तो हर एक रूट के साथ CAPF का हाफ सेक्शन जो है वो डिप्लॉय किया गया है। उसके अलावा 100 मीटर और 200 मीटर का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अलग से होमगार्ड डिप्लॉय किए गए हैं। जितने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट है तो हर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक सेक्टर पुलिस मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस मोबाइल जो है वो भी डिप्लॉय की गई है। तो कुल मिला के जो एलिस ब्रिज की कंस्टिट्यूंसी है उसमें CAPF के अलग अलग, BSF के, RPF के, अरुणाचल प्रदेश का आर्म पुलिस का, ऐसा अलग अलग डिप्लॉयमेंट है वो स्केल के हिसाब से किया गया है। हमारे साथ थे DCP BU जडेजा जी। उन्होंने बताया कि एलिस कॉन्स्टिट्यूंसी जो है यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि सही तरीके से यहाँ पर चुनाव हो सके और किसी भी प्रकार की कोई कोताही यहाँ पर नहीं बरती जाए। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, अहमदाबाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गांधीनगर में हैं, जहां उन्होंने अपनी माता
हीराबेन से मुलाकात की और उन्होंने इस दौरान अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। गौरतलब है कि गुजरात में कल दूसरे चरण का मतदान होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वो अहमदाबाद के साबरमती विधानसभा क्षेत्र के रानीप स्थित निशाल स्कूल में वोट डालेंगे। प्रधानमंत्री के मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। और गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात भाजपा के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। और इधर भाजपा की 2 दिवसीय बैठक से पहले आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महामंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में 2 दिवसीय एजेंडा तय किया गया। गौरतलब है कि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है। ऐसे में भारत को इसका किस प्रकार का फायदा होगा, इस बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अनौपचारिक रूप से महामंत्रियों को जानकारी दी। बैठक में 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। भाजपा की 2 दिवसीय बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा संभव है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन की इस बैठक का उद्घाटन करेंगे। वे पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित भी करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। भाजपा ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री कल गुजरात विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद में वोट डालने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने के लिए तुरंत नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसमें अगले साल कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के साथ ही पार्टी की भावी रणनीति पर चर्चा भी की जाएगी। इसके अलावा पार्टी की बूथ कमेटियों से लेकर विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरुपति पहुंच गई हैं। तिरुपति हवाई अड्डे पर आंध्र प्रदेश के 2 उप मुख्यमंत्रियों के नारायण स्वामी और कोट्टू सत्यनारायण ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी भी तिरुपति पहुंचे। कल राष्ट्रपति मुर्मू तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और वो वहां भगवान बालाजी के दर्शन करेंगी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरुपति में पद्मावती महिला विश्वविद्यालय में छात्राओं और शिक्षकों से संवाद करेंगी। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जोरदार तैयारियां की हैं। उनके लिए कोकून से निर्मित एक खास गुलदस्ता बनाया गया है। और क्या कुछ है खास, इसी मुद्दे पर पद्मावती विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर जमुना से हमारे संवाददाता राजेश राज ने ये विशेष बातचीत की है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तिरुपति के दौरे पर आ रही हैं, जहां मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगी और पद्मावती विश्वविद्यालय तिरुपति में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के साथ, छात्रों के साथ और शिक्षकों के साथ संवाद करेंगी। हमारे साथ पद्मावती विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर जमुना अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं, जो बताएंगी कि आखिर देश की प्रथम नागरिक का जब यहाँ आगमन होगा तो उनके लिए कितना खुशी का वो क्षण होगा और क्या क्या कार्यक्रम है ये भी बताएंगी। देश की राष्ट्रपति जो हैं वो आपके विश्वविद्यालय में आ रही हैं, कितनी खुशी है? We are so happy teaching, non-teaching faculty members, students of this university, which is exclusively meant for women and girls. We are really, very, very happy, and we are in ecstatic mood to celebrate this occasion. We won't get a great occasion like this, a woman president, the first citizen of India, coming to the university which is meant for girls and women. It is a great honor for the women in India, and then it's a motivating factor and very, very enthusiastic factor in girl education. And she will be with us in the campus on 5th December, and she is going to spend with us to interact with our students.
some of our students, faculty members and self-help groups and women achievers, they are going to interact, and we are putting up some stalls where we can showcase the strength of women, so where we demonstrate that university contributed extensively for the upliftment of women education and women, and also made them to be economically empowered through their activities. We are going to show. वेलकम के लिए आपने इसको तैयार किया है, क्या है इसमें खास, क्या है ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। Yeah, it is, I mean, it is out of the project supported by DSIR, Government of India, that is wealth from waste. This is a cocoon waste. From the cocoon waste, our faculty members trained the rural women, and then they wanted to make them economically strong. So they are going to sell, show these, and also they are selling these products to generate revenue for their livelihood. It's a very successful project by our faculty, and some of them are being exhibited. So we are going to, honor President of India with this. पद्मावती विश्वविद्यालय तिरुपति की कुलपति प्रोफेसर जमुना, जिनके मन में बहुत उल्लास है और वो कह रही हैं कि ये जो फूलों का गुलदस्ता खास तौर पर देश की महामहिम राष्ट्रपति के लिए तैयार किया गया है, इसको वो हमारे दर्शकों को दिखा भी रही हैं और उनके इस्तकबाल की, उनके वेलकम की तैयारियां जो हैं पूरे शबाब पर हैं। कैमरामैन स्मृति रंजन महापात्रा के साथ तिरुपति, आंध्र प्रदेश से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और आगे की खबरों में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हरियाणा के हिसार में ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा किसी भी देश के विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उन्होंने युवाओं से देश की विकास यात्रा को तेज करने में सहयोग करने का आह्वान किया। There are new IIT, IIMs, new medical colleges have been opened up, enabling young people to skill themselves and become industry ready. Because education is the backbone for the growth of any country and its people. And as Prime Minister Modi has time and again remarked, that the whole world is looking at India's youth with hope, because you are the growth engines of the country and India is the growth engine of the world. सही मायने में प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि आप युवा ही तो भारत के ग्रोथ इंजन हैं और भारत ही दुनिया का ग्रोथ इंजन है, इसलिए आप पर बहुत सारी उम्मीदें टिकी हैं। अगली खबर, लद्दाख चांगथांग क्षेत्र के हनले गांव में भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व बनने के लिए तैयार है। हनले में लगभग 18 स्थानों पर तारों को देखने के लिए शक्तिशाली दूरबीनें स्थापित की जाएंगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन ने हैनले गांव के प्रशिक्षित युवाओं को 18 टेलीस्कोप बांटे हैं। हैनले की अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर क्षेत्र में एस्ट्रो पर्यटन संभावनाओं को लेकर आश्वस्त नजर आए। एस्ट्रो पर्यटन से आसपास के इलाकों में रोजगार और उद्योग के नए अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने भुवनेश्वर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का निर्देश दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि 2022-23 के लिए एम्स भुवनेश्वर को 635 करोड़ रुपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी की दिशा निर्देश में आज पूरे भारत भर में हमारे जो एम्स फंक्शनल है वहाँ पे हर सुविधा देने के लिए सरकार काम कर रही है, प्रतिबद्ध है। इसलिए सरकार ने अनेक योजनाएं हाथ में ली है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उसी में से एक अच्छी योजना है, लेकिन मुझे थोड़ा दुख भी है कि हमारे उड़ीसा सरकार ने इस योजना को अभी तक अप्रूवल नहीं किया है, स्वीकृति नहीं दी है। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार अनुरोध करती हूँ स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा को कि गरीब पेशेंट के लिए इस योजना के माध्यम से 5 लाख का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। वाराणसी में आंखों के इलाज के लिए रोगियों को अब और सुविधा होगी। शंकर आई फाउंडेशन ने इस सिलसिले में पहल की है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस भवन का शिलान्यास किया। इस पहल से लोगों को भविष्य में बहुत फायदा होगा। वाराणसी में रविवार को शंकर आई फाउंडेशन के एक नए हॉस्पिटल की नींव रखी गई, जिसे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रखा। वित्त मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में सेवा का बड़ा केंद्र बनेगा, जो लोगों के सहयोग से बनेगा। प्राइवेट सेक्टर से लोग, स्वच्छता क्षेत्र से लोग स्वेच्छा उनके अपने तरफ से ही आकर के ऐसे अच्छे कार्यक्रम करने में सुविधा जब सरकार भी देती है, जैसे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के, योगी जी के सरकार मदद प्राप्त करते हैं, और जैसे कलेक्टर राजलिंगम जी भी बोले कि सरकार इसमें शामिल होंगे और हर सुविधा करके देंगे, तो जनता के पूरे आवश्यकता हम पूरी कर पाएंगे। प्रदेश सरकार भी हर तरह की मदद करेगी, जबकि वाराणसी में ये 14वां हॉस्पिटल होगा, जो गरीब लोगों के इलाज में मुख्य योगदान देगा। कई सारे जो प्रिवेंटेबल आई डिजीजेस है आई केयर में, उसको यदि पहले से हम लोग परीक्षण के माध्यम से अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, स्क्रीनिंग कर लेते हैं, उसका उपचार आराम से हो सकता है और उनके आंख के रोशनी जाने से या और अन्य परेशानियों से वो बच सकते हैं। तो ये इस तरह की जो हॉस्पिटल यहाँ पे वाराणसी में आ रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यहाँ की जो स्वास्थ्य अवस्थापना में। और जैसे कि अभी काशी तमिल संगमम के दौरान ये कार्यक्रम होना एक बहुत अच्छी बात है। Kashi is a punya bhumi for all the people of India. For us to establish a hospital in Punya is a great opportunity given to us. We are sure we are going to be benefited, particularly the poor people. The villages are going to be much more benefited by establishment of the hospital, and we are going to give international, prescription for all the eye diseases, and we are going to be benefit quite a lot. We are very happy that in establishing hospital here. Thank you. It's for every age. When we give vision to a child, we give next 80 to 90 years of productive life. When we give vision to an adult, we make him or her the breadwinner of the family. When we give vision to an elderly couple, we make them independent for their day-to-day activities. They don't have to strain the other family members. So giving vision irrespective of the age is something which has got far-reaching results. The reward what we get is amazing. So we are involved. We invite more and more people to join this movement so that we can serve more and more people. इस तरह के प्रयास से शंकर आई फाउंडेशन 80% लोगों का मुफ्त इलाज करता है और 20% जो लोग पैसा दे सकते हैं उनसे शुल्क लेता है। प्रधानमंत्री का आह्वान वाराणसी को मेडिकल हब बनाने का इस प्रयास में दिखाई दे रहा है। साथ ही लोगों द्वारा लोगों की सेवा का जो सोच है प्रधानमंत्री का, वह भी इस आई फाउंडेशन का जो शंकरा आई हॉस्पिटल बनेगा उससे भी पूरा होगा। वाराणसी के आसपास के प्रदेश और जिलों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी निकाय चुनाव में अपनी रणनीति बनाने के लिए काशी में बैठक की। नगर निकाय चुनाव की संभावना घोषित हो चुकी है। अब कुछ ही या इसी महीने के बाद अगले महीने में चुनाव पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इसकी एक बैठक आज हुई। हमारे साथ बात करने के लिए इन तैयारियों पर सुनील ओझा जी, सह प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के। क्या आप लोगों ने बैठक में क्या निष्कर्ष निकाला और किस तरह की तैयारी रहेगी? 250-300 लोगों की एक बैठक हुई। 94 के 94 नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, वो उसका संकल्प लिया। मोदी जी ने स्वच्छता और शौचालय की बात करके और उसमें काम करके इतना बड़ा काम किया है कि नगर निकाय के चुनाव में सबसे बड़ा काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और इनके ऊपर लोग भरोसा कर रखेंगे। तय हुआ कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी इस चुनाव को पूरे धमखम के साथ। और हमारे साथ काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश श्रीवास्तव जी हैं। 3 दिन का एक महाविजय अभियान चलाया जाएगा, संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें हर घर का डाटा इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसके बाद मध्य में एक 3 दिवसीय महाविजय अभियान फिर चलाया जाएगा, जिसमें मोदी जी और योगी जी के
योजनाओं का और उसके लाभार्थियों के विषय में पत्रक और उनकी छोटी छोटी स्टोरियां चलाई जाएंगी। उसके बाद लास्ट अंतिम 3 दिवसीय महाविजय अभियान में मतदाता पर्ची तक बांटने का काम, घर घर संपर्क करने का काम किया जा रहा है कि 100% विजय सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ता यहां से संकल्पबद्ध होकर जा रहा है। संकल्प लिया है, सिद्धि तक पहुंचेंगे, क्योंकि इनके पास वो सांसद हैं, वो नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने स्वच्छता और शौचालय की बात की, काम किया। इसी पर नगर निगम का चुनाव जीतेंगे। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। और अब खबर खेल के मैदान से। कतर में चल रहे फुटबॉल विश्व कप के तीसरे प्री क्वार्टर फाइनल मैच में गत चैंपियन फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से हरा दिया। उसके लिए मैच में युवा स्टार किलियन एम्बाप्पे ने 2 गोल दागे। अनुभवी ओलिवर जिरोड ने 1 गोल किया। फ्रांस विश्व कप इतिहास में 9वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, तो वहीं पोलैंड का 1982 के बाद अंतिम 8 में जाने का सपना टूट गया। दुनिया के स्टार स्ट्राइकर और पोलैंड के कप्तान रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की इस मैच में पेनल्टी पर 1 गोल करने में सफल रहे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। आप मिलेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के 2 स्टार्टअप चैंपियन से। ये हैं ऑडियो यूनिरैप और आर्बोरियल। पेपर से कोई भी ऐसा पदार्थ खाने में नहीं जाएगा जैसे एल्यूमिनियम फाइल से जा सकता है। हमारा जो मकसद है वो है चीनी को हमारे खाने से कम करना जी, और उसका जो जरिया है वो है स्टीविया। सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबली 30,000 से ज्यादा फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें स्टीविया का इस्तेमाल हो रहा है।